सैयद कासिम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, आप एक मुहिम चलाने जा रहे हैं, क्या पूरा प्लान है आपका और कितनी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिलेगी? देखिए, पहली बात ये कि मुझसे पहले जो साहब बोल रहे थे, उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की और यही बीजेपी का अपना अप्रोच है। जो पार्लियामेंट में जितना झूठ बोला गया, जितना लोगों को गुमराह किया गया, ये एक दूसरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हड़प कर रहे थे, कब्जा करके बैठे थे और वो नहीं हो रहा था। अरे भाई, मुझे आप ये बता दीजिए कि ये लोग ये क्यों नहीं बताते हैं कि वक्फ बोर्ड किसके अंडर में चलते हैं? सेंट्रल वक्फ काउंसिल कौन चलाता है? मुसलमान चलाते हैं या कि वो जो चलाते हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में होती है। स्टेट वक्फ बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती है। तो अगर कोई करप्शन था, अगर कोई खराबी थी, तो उसको इन लोगों ने ठीक क्यों नहीं किया? और दूसरी बात ये कि ये जो बिल लाया गया उसमें ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये इसको ट्रांसपेरेंसी ले आएंगे और शफाफियत ले आएंगे? इसके बदले तो जितने इसके अंदर प्राविधान लाए गए हैं वो तो पूरे वक्त की प्रॉपर्टी को हड़प करने की बात है। एक बात उसमें ये कही गई है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में जो मस्जिदें, जो मदरसे और जो दरगाहें आती हैं वो अब वक्फ नहीं रहेंगी। इसका मतलब ये कि आपने ये प्लान बना लिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत, अब तक ये इशू था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको मेंटेन करेगा, लेकिन वो जिस पर्पस के लिए बनाई गई मस्जिद, तो मस्जिद में नमाज होगी, और अगर कोई और पर्पस है तो वो पर्पस पूरा फुलफिल होगा। अब आप उसको हड़प करने की तैयारी कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात ये कि आपने वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। सदियों पहले, सैकड़ों साल पहले कोई चीज वक्फ की गई, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो ये कहा गया उस कानून के अंदर में कि जो प्रॉपर्टी जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होती रही है, तो अपने इस्तेमाल की वजह से वो वक्फ बाय यूजर कैटेगरी के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी होगी। अब आप उसको खत्म कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो डिस्प्यूटेड होंगी वो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर में नहीं आएगी। तो आप तो हर रोज एक नया डिस्प्यूट खड़ा करते हैं, कभी संभल का, कभी वाराणसी का, कभी मथुरा का। तो उसके नतीजे में आप ये करके हड़प करना शुरू करेंगे। तीसरी बात आप देखिए कि लॉ ऑफ लिमिटेशन, जितने इंडोमेंट हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई और मुसलमान, सबको एग्जेम्प्टेड था कि लॉ ऑफ लिमिटेशन इस पर लागू नहीं होगा। अब आप ये कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे लॉ ऑफ लिमिटेशन का एग्जेम्पशन खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी है जिसपे लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन वो कानूनन उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। अब आप लॉ ऑफ लिमिटेशन खत्म करके जो माफिया हैं, जो इंक्रोचर्स हैं, उनके लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। फिर आपने देखिए कि जितने जितने इंडोमेंट है, हिंदू इंडोमेंट हो, से टेम्पल्स के, आपके मठों के या गुरुद्वारा के, उन सब में ये बात है कि उनका मैनेजमेंट जो होता है वो वही कम्युनिटी के लोग करेंगे। आपने वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में उसको पूरे को कंसेप्ट खत्म कर दिया। पहले ये था कि जो लोग इलेक्ट होकर आते थे, अब उसको खत्म करके आपने नॉमिनेशन का इख्तियार दे दिया। फिर आपने गवर्नमेंट की एक उसमें क्लॉज डाल के ये कहा कि अगर गवर्नमेंट का कोई डिस्प्यूट है तो वो वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, बल्कि वो कलेक्टर तय करेगा। और अब उसको बदलकर आपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर की बात कर दिया। तो अब अगर डिस्प्यूट गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है वक्फ प्रॉपर्टी पे, तो अब कलेक्टर किसके हक में फैसला देगा, आप बताइए। तो ये जो आपने जितने प्रावधान लाए थे, बहुत जितने 44 अमेंडमेंट्स हैं, सब इसी तरह के हैं। अगर आप तफसील से मौका देंगे तो मैं सबको बता सकता हूँ आपको। तो आप ये वक्फ प्रॉपर्टी को सेव कर रहे हैं या इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या इसको आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, हम गरीबों का फायदा पहुंचा रहे हैं। और आपने ये दिखाने की कोशिश की कि पहली बार जो है आपने खवातीन के लिए, लेडीज के लिए स्पेस बनाया है। ये इतना इन लोगों को इतना नहीं मालूम है कि इससे पहले भी लेडीज उसकी मेंबर हुआ करती थी। 2005 से लेडीज मेंबर थी, कर्नाटक में थी। को यहाँ पर तरजीह दी गई है, उन्हें उनका हक दिया जा रहा है, यानी कि जो भेदभाव था वो खत्म किया गया है। अरे मोहतरमा, ये बताइए मुझे, पसमानदा मुसलमानों के लिए पहले स्पेस नहीं था क्या? भाई आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड में लोग कहाँ से इलेक्ट होके आते थे? पार्लियामेंट से इलेक्ट होके आते थे, असेंबली से इलेक्ट होके आते थे, बार काउंसिल से इलेक्ट होके आते थे, और ब्यूरोक्रेसी से इलेक्ट होके आते थे, इलेक्ट होके आते थे। तो उसमें पसमानदा मुसलमानों के लिए स्पेस था, हर मुसलमान के लिए स्पेस था। ये जो आप डिवीजन करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी का अपने अल्टरियर मोटिव्स के तहत में, ये बहुत गलत बात है। आपको इससे दिलचस्पी नहीं है पसमानदा मुसलमान से, आप मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इंतशार पैदा करना चाहते हैं, डिवीजन पैदा करना चाहते हैं, इसलिए पसमानदा का सोचा छोड़ा आपने। पसमानदा पहले भी थे, वक्फ बोर्ड में भी थे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी थे। तो ये सब इस तरह की बेहुदा किस्म की तरमीमात लाकर आप मुस्लिम कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप पूरे मुल्क को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि इसके बाद अगला नंबर सिखों का लगेगा, उसके बाद ईसाइयों का लगेगा, उसके बाद फिर हिंदू इंडोमेंट पे भी आप नंबर लगाएंगे, इसलिए कि आप जमीनों को हड़प करके अपने
अपने कारपोरेट वर्ल्ड को या अपने अल्टरनेट मोटिव से उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये बेवकूफ बनाना छोड़ दे बीजेपी। सैयद कासिम रसूल साहब, मेरे सवाल आपसे, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, ये बिल पास हुआ है लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति की इसके ऊपर मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट क्या इस फैसले को बदल पाएगा और क्या सुप्रीम कोर्ट में दलीलें काम आएंगी जो आप दे रहे हैं? बिल्कुल काम आएगी। सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करे। ये तमाम जो तरमीमात की गई है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं माइनॉरिटीज को, उसके खिलाफ है, डिस्क्रिमिनेटरी है। कोई डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जो है वो कितने ही थंबिंग मेजॉरिटी से मंजूर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर सकता है। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट क्यों किया है तमाम चीजों को? ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है इस कानून को, और बिल्कुल बदलेगा, हमें यकीन है, इसलिए कि डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। ये जो है मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है। आपने पूरे वक्फ के इंतजाम को अपने हाथ में ले लिया है छीन कर, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम जो है ऐसा होता था और यूं होता था और ये बदल देंगे। ये इस तरह की बेहुदियां, इस तरह की गुमराहियां, इस तरह की मिसगिविंग पैदा करने की कोशिश मत कीजिए। हम समझते हैं कि इस तरह से आप जो है ये समझ रहे हैं कि आप बेवकूफ बना देंगे लोगों को, बिल्कुल नहीं समझ आएगा। यही वजह है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इस वक्त 99% लोग इसके खिलाफ मैदान में है। ये जो आप बताते हैं मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपके हाशिया बरदार यानी लोग हैं जिनको आपने पाल पोस के बड़ा किया, वही आपके साथ में खड़े हुए हैं और कोई साथ में खड़ा हुआ नहीं है। आप कह रहे कि 90% मुस्लिम जो है इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और कुछ 99% मुस्लिम, 90% नहीं, 99% मुस्लिम इसकी मुखालिफत करे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में बिल नहीं लाया गया है, जल्दबाजी में कानून नहीं बनाया गया, 1 करोड़ लोगों के सुझाव इसमें शामिल किए गए। कुछ लोग हैं जो बंटवारे की सियासत करते हैं और जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनको दिक्कत है इस कानून से। मोहतरमा, जब जेपीसी बनाई गई थी, जेपीसी को किस लिए दिया गया था ये बताइए? बिल जो एतराजात थे उसको एड्रेस करने के लिए जेपीसी के हवाले किया गया था। क्या किया जेपीसी ने? 6 महीने तक के वो लेके बैठी, एक भी सुझाव, हमने 5 करोड़ ईमेल भेजे हैं जेपीसी को, एक भी ईमेल को उन्होंने कंसिडर किया हो? हमने उनके सामने सुझाव इन प्रिंसिपल मुलाकात करके सुझाव दिए, 211 पन्नों का तो हमने सबमिट किया, बाकी लोगों ने भी सबमिट किया, एक किसी चीज पे। और फिर उसके बाद अपोजिशन में जो मेंबरान थे जेपीसी के अंदर में, उन्होंने जो बात की उन सबको रिजेक्ट कर दिया। तो आपने क्या किया? जो बिल आपको मिला था उसी को उसी हालत में आपने वापस कर दिया। तो ये कहना कि हमने 1 करोड़ लोगों के सुझाव, बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री को। वो सब समझते हैं लोग। आपने क्या किया? हमारे ईमेल को आपने कंसिडर किया क्या? 5 करोड़ ईमेल हमने भेजे थे, हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था उसको आपने कंसिडर किया था? आपने तो उन लोगों को भी कंसिडर नहीं किया जिनको आपने जेपीसी का मेंबर बनाया था। तो आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमने सबको स्पेस दिया और हमने 1 करोड़ लोगों की बात की? ये इस तरह कम से कम प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता इस तरह की बात कहना। अगला सवाल मेरा आपसे है, ट्रिब्यूनल को लेकर भी कहा जाता है कि एक तरफा फैसला होता था और जिसकी जमीन के ऊपर दावा किया गया वो कहीं अपील नहीं कर सकता था, ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला होता था। अब इस कानून के दायरे में लाया गया है। झूठ बोला जा रहा है मैडम, ये भी झूठ बोला जा रहा है। किसी भी ट्रिब्यूनल को आप देख लीजिए, सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने ट्रिब्यूनल होते हैं जो फैसला करते हैं वो लोअर कोर्ट में चैलेंज नहीं होते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हैं। ये कहना है कि सुप्रीम जो ट्रिब्यूनल एक बार फैसला कर दिया तो फाइनल फैसला है, उसके बाद कोई तब्दीली नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये कि ये बात भी गलत है कि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी हाथ रख देता है वो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है। ऐसा क्या अंधा कानून है कि देश के अंदर में कि वक्फ बोर्ड जिस पे हाथ रख, अरे जब तक कोई उसका सब्सटेंशियल सबूत मौजूद ना हो उस वक्त तक के वक्फ बोर्ड इस तरह थोड़ी कर सकता है। और अगर कर सकता है तो ट्रिब्यूनल में खत्म हो जाएगा, वो ट्रिब्यूनल में नहीं होता हाई कोर्ट में खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो जाएगा। ये कहना कैसा नहीं, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज उसके कागजात नहीं है, तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख के आसपास प्रॉपर्टीज जिनके कागजात है। मैंने ये नहीं कहा मैडम कि 90% का कागजात नहीं है। मैंने कहा ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो वक्फ बाय यूजर में इस्तेमाल होती थी, जो सैकड़ों साल पहले वक्फ की गई थी, उनके कागजात आप ढूंढे तो नहीं मिलेंगे। ये बात हमारे साथ में नहीं है। आप मंदिरों को भी जाकर देख लीजिए, जो सैकड़ों साल से बने हुए, उनके पास भी कागजात नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन जो जिस जमाने में ये तस्वुर नहीं था कागजात का, उस जमाने में किसी ने कोई वक्फ किया कोई प्रॉपर्टी को, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ हो गई, इस्तेमाल हो रही है, मस्जिद है तो नमाज हो रही है, ईदगाह है तो नमाज हो रही है, कब्रिस्तान है तो तदफीन हो रही है। तो अब ये सिर्फ हमारा नहीं है मसला, मंदिरों में भी यही चीज है, गुरुद्वारों में भी यही चीज है कि जो चीज इस्तेमाल की वजह से वो वक्फ बनी है तो वो मान ली जाएगी। सिर्फ मुसलमानों का एक्सेप्शन नहीं है ये, और लोग साथ में भी है। पार्लियामेंट के अंदर किरण रिजिजू ने बयान दिया है कि दरगाहों को, मस्जिदों को, मज़ारों को नहीं छेड़ा जाएगा, किसी तरीके से उन्हें खुर्द-बुर्द नहीं किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने भी एक बयान दिया है। वो उन्होंने कहा कि 123 मस्जिद, 123 वक्फ प्रॉपर्टी जो दिल्ली के अंदर मौजूद है, इंदिरा गांधी के जमाने में फैसला वो वापस कर दी जाएगी, मनमोहन सिंह के जमाने में फैसला वो वापस कर दी जाएगी। हमारे होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो तो गई, वो तो हमने ले लिया,
तो आप मुझे बताइए, उसमें तो मस्जिदें भी हैं, प्राइम लोकेशन मस्जिदें हैं। तो ये कहना कि मस्जिदों को नहीं छेड़ा जाएगा, अभी तो आप छेड़ रहे हैं भाई। संभल की मस्जिद का इशू किसने खड़ा किया? वर्शिप प्लेसेस एक्ट होने के बावजूद भी आपने मसला खड़ा किया। संभल की मस्जिद का मसला खड़ा किया आपने, ज्ञान वापी मस्जिद का मसला खड़ा किया आपने, मथुरा की ईदगाह का मसला खड़ा किया आपने, भोजशाला का मसला खड़ा किया। ऐसे सैकड़ों मसले दावे हैं आपके। हुबली के ईदगाह पे भी दावा कर रहे हैं आप। तो मसला ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहना कि हम नहीं छेड़ेंगे, ये लिप सर्विस से कोई बात नहीं बनेगी। जो कुछ आप कर रहे हैं वो सबके सामने है। आगे पूरा मुस्लिम प्लान क्या है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जितने हमें लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक राइट्स अवेलेबल है, हम सबका इस्तेमाल करेंगे। हम जो है अदालत में गए हैं, हम इसके खिलाफ हम पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि उस कानून को वापस ले, एक गैर संवैधानिक कानून को, एक डिस्क्रिमिनेटरी कानून को हुकूमत वापस ले। आम मुसलमान को इससे कुछ फर्क पड़ेगा? आम मुसलमान को फर्क पड़ रहा है। आम मुसलमान क्यों निकल रहा है मैदान में? आम मुसलमान को आप उसकी मस्जिदें छीन लेंगे, आप उसकी ईदगाहें छीन लेंगे, आप उसकी दरगाहें छीन लेंगे, आप उसके कब्रिस्तान छीन लेंगे। वो का नमाज पढ़ने कहाँ जाएगा? उसके लोग मरेंगे तो उनकी तदफीन कहाँ होगी? तो आम मुसलमान को तो अफेक्ट कर ही दिया ये कानून ने पूरे। सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद तरीका है जहां आपने अपील भी की, अर्जी लगाई है और उस पर हो सकता है कि 16 तारीख को समाअत भी हो। यहाँ आपको क्या लगता है कि इस तरीके से रोडों पर एहतजाज करके एक प्रेशर बनाया जाएगा और सरकार उस प्रेशर का सामना करेगी क्या? अगर आप एग्जांपल यहाँ पर देंगे कृषि कानून का, तो पूरी तरीके से वो बिल कानून वापस हो गया था, लेकिन वक्फ तरमीमी जो कानून लाया गया उसके साथ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार अपनी मंशा साफ कर चुकी है। देखिए, सरकार तो जो कृषि कानून थे उस वक्त भी बात कह रही थी, आखिर वक्त तक यही बात रही थी हम वापस ले लेंगे किसानों के। उस वक्त भी ये झूठ बोला जा रहा था वो किसानों के फायदे के लिए लाए गए हैं। अरे भाई, किसान उसकी मुखालिफत कर रहा है, उनको अपना फायदा नजर नहीं आ रहा था क्या? तो बिलाखिर आपने वापस लिया। आप तो आखिर वक्त तक ये कहते रहते कि हम वो नहीं वापस लेंगे, नहीं वापस लेंगे, तो फिर कैसे वापस ले लिया आपको? तो देखिए, ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है, आपको वापस लेना पड़ेगा। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो अदालत आपसे वापस लिलवाएगी। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप खवातीन को यहाँ पर एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो सरकार नया कानून लेकर आई है उसके जरिए, और जो करप्शन वक्फ बोर्ड के अंदर उसे दूर किया जाएगा, तमाम प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड होंगे, उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। आप मुझे बताइए मैडम कि पिछली सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने एक वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कंसेप्ट पेश किया था। उसके अंदर यह था जितनी प्राइम लोकेशन की लैंड अनयूज पड़ी हुई है उसको डेवलप करके वहां पे शॉपिंग मॉल बनाए जाएंगे, वहां पे कुछ और चीजें बनाकर उसके जो किराया आएगा उससे गरीबों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस सरकार ने आके उसको डंप कर दिया। अब आप बताइए, जो काम इस काम के लिए किया गया था कि उसको फायदा पहुंचाया जाएगा, उसको आपने खत्म कर दिया। अब आप कह रहे हैं हम फायदा पहुंचाएंगे। क्या फायदा पहुंचाएंगे? आपने क्या प्रोविजन लाए फायदा पहुंचाने के लिए? हमें बताइए ना। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है लोगों को, और कुछ नहीं कह रहे।